मुझे रियल स्टेट के बारे में बताना चाह रहा था अपने व्यूअर्स को कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कल भी हम बात कर रहे थे कि हमारी रियल स्टेट में बड़े पढ़े लिखे लोग अब आ रहे हैं। तो जिस तरह कॉर्पोरेट से आप आए हैं, इसी तरह बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के, बड़े अच्छे अच्छे अपने बिजनेस छोड़ के इसमें आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ का मार्जिन बहुत है और ऑब्वियसली इसमें आप अपना एक मैंने को प्लॉट अरेंज करके दे दिया। अब आप कहते हैं जी मेरी मीटिंग करवाएं आप उससे। अब कई दफ़ा आप जब डीलर एंड पे देखते हैं ना, तो हमारे आगे एक चेन ऑफ ब्रोकर्स होती है, हमारे पास वो प्लॉट, अच्छा उसमें कई दफ़ा मार्जिन आ जाता है, क्लाइंट ये बात नहीं समझ रहा होता, आप कई दफ़ा मीटिंग करवा पाते, कई जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमरान फैज़ के चैनल के साथ आपसे मुखातिब हैं आज फिर। एज़ यूजुअल आज फिर एक बड़ी मुफीद और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इमरान फैज़ के साथ इस चैनल पे की जाएगी, जो आप लोगों से गौर से सुनिएगा और इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ, आज लाहौर में टेम्परेचर दिन से बहुत गर्म है, सुबह से ही गर्मी स्टार्ट हो गई थी और लगता है कि टेम्परेचर आज काफ़ी 40 प्लस पे जाएगा, उम्मीद करते हैं जी। एनीवेज जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरे साथ इमरान फैज़ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? आज तो बड़े जैकेट वगैरह पहनी है माशाल्लाह, गर्मी में जैकेट। आप आज जो है ना मौसम जो है उसको एंजॉय किया जाए। अच्छा, चलें, गुड हो गया। तो आज आप फिर अच्छी टिप्स देंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को हमारे बताएंगे जी आप? जी बिल्कुल, आप बताएं क्या टॉपिक है, फिर उस पर हम। टॉपिक आज मेरे जहन में आ रहा था यार, मैं खुद एज ए लेमैन और बड़ी फ्रीक्वेंट ये सवाल मुझसे भी किए जा रहे होते हैं। ये जो रियल स्टेट का बिजनेस है, इसमें जो कंसल्टेंट होते हैं या एडवाइजर्स होते हैं, या जिनको आम लैंग्वेज में हम लोग डीलर्स कहते हैं, डीलर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? इनको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उस पर ज़रा अपनी आप इस पर ज़रा रोशनी डालें। इस पर मैं बिल्कुल इस पर रोशनी डालता हूँ। अभी आपने नासिर भी कहा कि आपसे भी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ना हमारी जो व्यूअर्स हैं और जो ऑडियंस है उनको ना हमारा इंट्रोडक्शन ज़रा आपका होना बड़ा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा काइंडली अपना बैकग्राउंड भी बताएं और अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें थोड़ा। मेरा बैकग्राउंड तो आप जानते हो यार, मैं तो बड़ा आपको अपना उस्ताद मानता हूँ इस रियल स्टेट में। मैंने तकरीबन 4-5 साल पहले ये स्टार्ट किया था, और उससे पहले मेरा तकरीबन 35 इयर्स का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ FMCGs में गुजरा है, सर्विस इंडस्ट्रीज़ के साथ गुजरा है। उसके साथ मैं अब सारा टाइम आपके साथ होता हूँ, तंग करता रहता हूँ ऑफ एंड ऑन, आपसे गाइडेंस लेता रहता हूँ, आपसे चीज़ें पूछता रहता हूँ और उससे भरपूर फ़ायदा भी हासिल करता रहता हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है, लेकिन कोशिश करते हैं कि जी आपकी फुट स्टेप्स को फॉलो करें इसमें, जो आपकी 18-20 साल की जो एफर्ट है रियल स्टेट के अंदर। एनीवेज, अब आपको मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होने दूंगा, आप मुझे रियल स्टेट के बारे में बताना चाह रहा था अपने व्यूअर्स को कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कल भी हम बात कर रहे थे कि हमारी रियल स्टेट में बड़े पढ़े लिखे लोग अब आ रहे हैं। तो जिस तरह कॉर्पोरेट से आप आए हैं, इसी तरह बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के, बड़े अच्छे अच्छे अपने बिजनेस छोड़ के इसमें आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ का मार्जिन बहुत है और ऑब्वियसली इसमें आप अपना एक फ्यूचर बना सकते हैं। नहीं, इसमें आपने बिल्कुल सही किया। कई दफ़ा मैं जब अकेला बैठा होता हूँ तो ये सोच रहा होता हूँ इस फील्ड में मुझे आज से 10-15 साल पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन एनीवेज वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। एनीवेज सर, इमरान साहब ये बताएं, डीलर क्या चीज़ होता है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसको होना चाहिए या इसको नहीं होना चाहिए? जी, डीलर बड़ी चीज़ होता है जी। डीलर कह लें जी, आप रियल एस्टेट एजेंट कह लें, आप उसको रियल एस्टेट ब्रोकर कह लें, कंसल्टेंट कह लें, ये इनमें से कोई भी नाम दिया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सर्विसेज सेक्टर में एक मिडल मैन हर जगह पे ही होता है, स्पेशली सर्विसेज जो सेक्टर है, क्योंकि हमारा जो काम है रियल एस्टेट का वो अपने क्लाइंट को सर्विसेज देना है। तो ये एक ऐसा बंदा है जिसने एक मीडियोकर का रोल अदा करना है, जिसने एक मिडल मैन का रोल अदा करना है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बगैर गुजारा है। उसकी वजह यह है कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आपने एक एक्स को वाई से मिलाना है, आपने दोनों बंदों को एक पेज पे लेके आना है, एक ही प्रॉपर्टी आपने बेचनी है, एक को आपने वो लेके देनी है। तो ऑब्वियसली ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑनर्स होते हैं इनके पास इतना टाइम नहीं होता। ज़ाहिर है पहले एक दौर होता था, अब अगर 90s या शायद उससे पहले ये होता था कि लेट्स सपोज हमारा गांव होता था, तो उसमें
अगर आपने कोई अपना प्लॉट बेचना होता था तो क्या होता था, आप सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते थे, अगर आपको याद हो। अच्छा, उन फैमिली मेम्बर्स में से अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो आप अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों से शेयर करते थे। उसके बाद अगर नहीं होता था तो फिर आप तीसरे के यार देखें यार कोई बंदा अगर होवे ना तो मेरा फलाना प्लॉट है मेरे घर के नाल पे हाथ में बेचना है या फलानी जगह पे प्लॉट, तो वो लोग इस तरह जो है वो। और हमें याद है छोटे छोटे होते तो बताते थे कि जी 2 साल हो गया है हमारा प्लॉट नहीं बिक रहा, वो फलानी चीज़ है जी बिकेगी। अब कई दफ़ा क्या होता था, लोगों ने अपने बच्चों की शादियां करनी होती थी, कोई और एमरजेंसी खुदा ना खास्ता पड़ जाती थी, तो वो आपकी चीज़ ही नहीं बिकती थी। इसका मतलब ये नहीं होता था कि उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती थी, उस चीज़ की वैल्यू उस वक्त भी एग्जिस्ट कर रही होती थी, कोई ना कोई स्पेसिफिक रेट होता था। आहिस्ता 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 चीज़ें एडवांस होती गई। 2000 के बाद प्रॉपर, उससे पहले भी काम शुरू हो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान में रियल एस्टेट जब लाखों से करोड़ों में आई, उससे पहले चीज़ें लाखों में ही ट्रेड होती थी, उसके बाद करोड़ों में चीज़ें आनी शुरू हुई। उस वक्त एक इंडस्ट्री की शेप इख्तियार कर चुका था हमारा रियल एस्टेट सेक्टर। तो बस उसके बाद फिर एक रियल एस्टेट एजेंट की, एक डीलर की बड़ी एक अहमियत हो गई। फिर तो एक ट्रेड था कि जी एक बंदा बेचने आ गया, एक बंदा लेने वाला आपने स्टैंड कर लिया या उसको कन्विंस कर लिया। फिर एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर बन गया, फिर ट्रेडिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई। फिर एक टाइम आया कि आपने देखा कि सट्टा होना शुरू हो गया डीलर्स जो है वो इन्वेस्टर बन गए, इन्वेस्टर्स को इंगेज कर लिया, एक बाकायदा एक बिज़नेस बन गया कि लोग उसमें आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है, टाइम की इन्वॉल्वमेंट। तो उस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता तो डीलर तो ज़ाहिर है एक बड़ा मेजर रोल अब हो गया रियल एस्टेट में कि आपने एक मिडल मैन का रोल अदा करना ही करना, और आपको एक ऐसा दोस्त, एक साथी, एक डीलर चाहिए जो आपके बिहाफ पे चीज़ों को ट्रेड करे। अगर आपने कोई चीज़ लेनी है प्लॉट की सूरत में, घर लेना है, आपने किराए पे कोई चीज़ लेनी है, इन सारी सूरतों में आप डीलर के बगैर। इसका मतलब है इमरान के ये एक जो एजेंट, कंसल्टेंट या डीलर्स कह लें, ये एक ज़रूरी पार्ट रियल एस्टेट का बन गया है। और मेरे ख्याल से जिस तरह आपने कहा कि ये हेल्प आउट, ये फैसिलिटेट करता है, मतलब कोई भी बायर और सेलर जो है वो डायरेक्टली खुद काम नहीं कर सकते, उन्हें कहीं ना कहीं डीलर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। कहीं ना कहीं नहीं जी, हर जगह पे जब आपने रियल जब आप हर जगह की बात कहते हैं तो बस थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करेंगे। हर जगह ना रियल एस्टेट कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि हर जगह पे आपने जब कोई डील इनिशिएट करनी है, सबसे पहले तो देखिए ना आपने क्या करना है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अभी हम एक ये अवेयरनेस वीडियोस हैं, ये बन रही है, तो अल्टीमेटली ये भी क्लाइंट को गाइड करने के लिए बन रही है, डीलर्स को गाइड करने के लिए बन रही हैं। तो क्या होगा कि एक बंदे ने अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो सबसे पहले उसके जहन में क्या आएगा कि वो देखेगा कि मेरा कोई रेफरेंस वाला कोई डीलर है कि नहीं है। अल्टीमेटली उसको डीलर की जरूरत पड़ेगी। लेट्स सपोज उसके रेफरेंस वाला कोई बंदा नहीं है। अब बहुत सारे पोर्टल्स बन गए हुए हैं, सोशल मीडिया पे पेजेस बन गए हुए हैं, फेसबुक पे पेजेस, तो वो क्या करेगा कि वहाँ से सर्च करेगा, वो 2-3-4 लोगों से बात करेगा। जब वो 2-3-4 लोगों से बात करेगा तो वो यही कहेगा कि जी मैंने प्रॉपर्टी बेचनी है अपनी, तो एट द सेम टाइम वो डीलर आगे उसके लिए कोई कस्टमर स्टैंड करेगा। अगर आपने परचेज करना है तो फिर भी वही सूरत है, आपको कोई ना कोई बंदा ऐसा इंगेज करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रोफेशनल देखना पड़ेगा कि जो आपको एक बेहतरीन तरीके से गाइड करे कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। तो आपने ये सारी चीज़ें, वो एक रियल एस्टेट एजेंट ही है जो आपको ये सारी सर्विस। अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि शुरू से लेके सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो रेंटल हो, वो सेल्स हो या परचेज हो, से लेके आखिर तक, यानी कि जहाँ तक उसका पेपर वर्क या ट्रांसफ़र जब तक नहीं हो जाता तो डीलर की इम्पोर्टेंस उस वक्त तक रहती है, और उसके अगेंस्ट वो एक अपने सर्विस चार्जेस जो है वो बायर और सेलर से ले रहा होता है। ऐसे ही है जी? जी ऑब्वियसली नासिर भाई, ये तो फ्रॉम डे 1 टू डे एंड, ज़ाहिर है ये तो इन बिटवीन एक टेक्निकल प्रोसीजर है, उसको वो अडॉप्ट करेगा डीलर, लेकिन ज़ाहिर है वो सारी सर्विसेज आपको देगा, फिर ही वो आपसे उसकी कमीशन या उसके सर्विस चार्जेस आपसे वो लेगा। एक अच्छे डीलर में आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए? एक उसकी जो क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या उसमें ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रेट्स होनी चाहिए जो उसको एक अच्छा डीलर बना सके? जी, अच्छे डीलर में जो खूबियां हैं वो तो एक अच्छे इंसान वाली खूबियां, हर एक अच्छे इंसान वाली खूबियां अच्छे डीलर में होनी चाहिए। और क्योंकि हमारी फील्ड में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी र्यूमर्स भी हैं, ठीक बातें भी हैं, कुछ इश्यूज भी हैं रियल एस्टेट एजेंट्स को लेके,
तो मेरा ख्याल है कि वो डिस्कस करने चाहिए, वो आज हम उसको डिस्कस भी करेंगे। खूबियाँ ये होनी चाहिए कि आप जो भी कोई ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं वो बड़ी साफ़ सुथरी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, जो आप एक क्लाइंट को असेसमेंट दे रहे हैं वो बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। आप जिस तरीके से क्लाइंट को लेकर चलेंगे, देखें ये मैं अक्सर बात भी कर रहा हूँ, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि आप ने अगर कोई डीलर हायर करना है या आपने किसी डीलर से रब्ता करना है, उसका प्रोडक्ट नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, प्रोडक्ट नॉलेज तो बड़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिस तरह आपने कहा कि वो किसी भी प्रोडक्ट की या प्रॉपर्टी की वो असेसमेंट उसी वक्त सही दे सकेगा जब उसको खुद अपनी प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब तक उसकी अपने काम में ग्रिप नहीं होगी ना, उसको अपनी चीज़ों का पता नहीं होगा, उस वक्त तक वो आपको उस अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर सकता। और जब तक उसकी अपनी ग्रिप नहीं होगी और वो आपको गाइड नहीं करेगा तो क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है कि ख़राब हो जाए, हो सकता है आपको गलत मशवरा दे दे, हो सकता है किसी ऐसी जगह पे आपके पैसे फंस जाएं, आपकी हो सकता है वो सारी उम्र की कमाई हो वो फंस जाए। तो इसलिए प्रोडक्ट नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद जब आपने क्लाइंट को विज़िट करवाना है, आपने सर्वे कराना है, आपके उस एरिए में, जिस एरिए का आप कर रहे हैं, आपका नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। आपको उन एरियाज़ में वर्किंग करनी बड़ी ज़रूरी है। आप किस तरीके से क्लाइंट को टैकल करने हैं, कन्विंसिंग स्किल्स आपकी अल्टीमेटली बड़ी अच्छी, नेगोशिएशन स्किल्स जिसको आप, नेगोशिएशन स्किल्स ऑब्वियसली आपकी, आप कितने अच्छे तरीके से अगले बंदे को गाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी बड़ी, यानी कि जो भी बायर या सेलर आपके पास आए या डीलर के पास आए वो भरपूर एतमाद के साथ आए कि ये डीलर जो है ये मुझे सही तरीके से गाइड करेगा फॉर एनी परचेज और फॉर माय प्रॉपर्टी सेल, अगर मैं कोई करना चाह रहा हूँ उस तरीके से। वो तो ज़ाहिर है, मतलब आप आ रहे हैं, कोई XYZ कोई भी क्लाइंट आ रहा है, वो तो एतमाद के साथ ही आएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अगला डीलर जो है उसको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। ओके, ये तो चले आपने बता दिया कि क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए, जैसे वेरी राइटली यू सेड कि जी एक अच्छा जो इंसान की खूबी होती है या जो प्रोफेशनल की खूबी होती है वो उसमें होनी चाहिए। अगर मैं डीलर के शूज़ में जाके देखूं, डीलर्स के चैलेंजेस खुद क्या होते हैं, उनके अपने चैलेंजेस क्या हैं मार्केट के अंदर? डीलर को बहुत सारे चैलेंजेस, देखें इसमें हमारी मार्केट जो है ना, ये अक्सर हमें बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं। इश्यूज़ ये आ रहे होते हैं, लेट्स सपोज कई दफ़ा बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है, मैं आपको बताने लगा हूँ। आई एम श्योर जो डीलर दोस्त सुन रहे होंगे ना, मेरे ख्याल से व्यूअर्स इस पे ज़रा गौर से सुनिएगा, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ इमरान बताने जा रहे हैं, उनको पता होगा। देखें इश्यूज़ कई दफ़ा हमारे पास, लेट्स सपोज आप आए हैं मेरे पास प्लॉट लेने के लिए, आपने कहा कि जी ये प्लॉट है, मुझे लेट्स सपोज DH लाहौर हम बात करते हैं, फेज 7 की प्लॉट ले देंगे मुझे, मैंने को प्लॉट अरेंज करके दे दिया। अब आप कहते हैं जी मेरी मीटिंग करवाएं आप उससे। अब कई दफ़ा आप जब डीलर एंड पे देखते हैं ना, तो हमारे आगे एक चेन ऑफ ब्रोकर्स होती है, हमारे पास वो प्लॉट, अच्छा उसमें कई दफ़ा मार्जिन आ जाता है, क्लाइंट ये बात नहीं समझ रहा होता, आप कई दफ़ा मीटिंग करवा पाते, कई दफ़ा मीटिंग नहीं करवा पाते, वो एक बड़ा मेजर इशू आ जाता है। अच्छा, कई दफ़ा लोग बयाने पे चीज़ बेच रहे होते हैं, वो एक हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, इसमें कोई प्राइस मार्जिन ना हो, इसमें प्राइस का डिफरेंस ना हो, वो इश्यूज़ आ जाते हैं। उसमें कई दफ़ा आपका टोकन एंड पे इशू आ जाता है, जो एक इनिशियल पेमेंट होती है। जब लेट्स सपोज मैं आपसे डील कर रहा हूँ तो मुझे आपसे एक इनिशियल अमाउंट चाहिए होती है, उसको हम टोकन मनी कहते हैं, टू प्रोसीड द डील, कि अपने डील को कैसे नेगोशिएट करना है। कई दफ़ा खुदा न खास्ता वो गलत हाथों में पैसे चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली आप क्लाइंट, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने उनके पैसे प्रोटेक्ट करने हैं। तो काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, टेक्निकली, लीगली, मार्केट को सामने, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एथिक्स के से हट के भी शायद कर रहे होते हैं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ एक, और उनको फिर ज़ाहिर है वो एज ए रियल एस्टेट एजेंट, और क्योंकि आप एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सारी आपकी ड्यूटीज़ हैं कि आपने उन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, उन चीज़ों पे ओवरकम कैसे करना है, और इन सारी चीज़ों के साथ ही अच्छे बुरे लोग आपको सारे मिलेंगे, इनके साथ ही आपने एक कंक्लूड करनी है डील या मैच्योर करनी है अपने। तो आप जो कहना चाह रहे थे, कई दफ़ा ऐसा भी होता है, इसका मतलब है, और ये आप जिस तरह कहा कि ये मार्केट ट्रेंड है कि ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने आपको अपना डीलर अपॉइंट किया है कि जी मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है, प्लॉट या घर या वटेवर,
तो हो सकता है वो जो आप मुझे चीज़ ऑफर कर रहे हो या जो आप मुझे दिखा रहे हो वो डायरेक्ट आपके पास हो। आप कहते हैं इसके आगे भी 1-2 डीलर्स और भी मौजूद हो सकते हैं। चेन ऑफ डीलर्स होती है, ये बड़ा नेचुरल है, क्योंकि अब किसी भी जगह पे आप जाएंगे, इवन किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, हालांकि मुझे लगता है कि जो DHAs का डीलर नेटवर्क है वो सबसे बड़ा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में, जो सबसे बड़ा डीलर्स का नेटवर्क है वो DHA का ही है। लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत काम होना शुरू हो गया, जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उनमें बहुत काम होना शुरू हो गया, उनके भी नेटवर्क काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। लेकिन जब हम इस नेटवर्क की बात करते हैं तो वो, क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क के साथ आपके पास हर चीज़ हो नहीं सकती डायरेक्ट, बहुत सारी चीज़ों में होता है कि एक अगला ब्रोकर है, ठीक है, आप उससे मीटिंग करते हैं और आप 1-to-1 डील को मैच्योर कर लेते हैं। लेकिन ये है कि इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करना, उनको इम्प्रूव करना, उनको बेहतर करना, वो जिस तरह हमारी एसोसिएशंस बैठे हैं, इवन DHA की मैनेजमेंट बैठे, या किसी भी जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं उनकी मैनेजमेंट है, तो हल निकल आता है। वो एक पैटर्न अगर आप सेट कर लें तो आप हल निकाल सकते हैं उसके। एक चैलेंज जो है आप वो यहाँ शायद बताना भूल गए, मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ, उस पर मैं आपसे कहूँगा कि उस पर भी रोशनी डालें कि सारी ट्रांजैक्शन होने के बाद जो सबसे एक वन ऑफ द चैलेंज जो डीलर फेस करता है एट टाइम्स, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रिटर्न एज सच चीज़ें नहीं हो रही होती कि इस डील का हम जो मार्केट नॉर्म चल रहा है कि 1% ऑफ द जो भी उसकी प्राइस एक्चुअल प्राइस होगी उस पर वो 1% जो होगा उसको डीलर को सर्विस चार्जेस दिए जाएंगे। और ये मैंने खुद भी देखा है, बड़े अच्छे अच्छे लोग जो हैं जो कि मिलियंस की डील करते हैं, फिर एंड पे आके वो जो 1% डीलर को देना होता है तो उसमें थोड़ी सी कंजूसी कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से इतनी एफर्ट करने के बाद कोई भी डीलर अगर उसको वहाँ अपनी इनकम पे उसको प्रॉब्लम हो रही हो तो बुरा लगता है। इस पे क्या आप कहोगे? ये देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ तो ये बात माइंड करने वाली नहीं है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को, रियल एस्टेट एजेंट्स को ये बात कर रहा हूँ, आप जब कहीं पे कोई दुकान पे खुद से बाइंग करने जाते हैं ना, तो आपकी भी कोशिश यही होती है कि आप उनसे नेगोशिएट कर लें। कोई शूज़ लेने जा रहे हैं ना और वहाँ पे लिखा भी होता है ना फिक्स प्राइस, फिर भी आप कोशिश कर रहे होते हैं, अच्छा ठीक है यार कुछ ना कुछ तो करो ना। कोई शर्ट भी लेने जा रहे होते हैं ना, तो वो ज़रूर कहते हैं, और शायद उनका हक भी है कि वो कहें कि चलें जी, आप अगर 5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी लेके दे रहे हैं तो आपके सर्विस चार्जेस 1% हैं, जो कि 5 लाख बनते हैं, आप 4 कर लें, आप 3 कर लें। लेकिन इमरान साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगा, ये अगर चीज़ पहले ही डिसाइड हो जाए बिटवीन द डीलर एंड द परचेजर और द सेलर, तो ये मसला हल नहीं हो सकता क्या? नॉर्मली हो जाती है डिसाइड, नॉर्मली हो जाती है डिसाइड कि जब आप डील को बार्गेन कर रहे होते हैं, जब आप डील को नेगोशिएट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाती है। इसमें फिर नलायकी आ जाती है टूवर्ड डीलर्स कि अगर वो डील को कंक्लूड करने से पहले इस तरह की चीज़ें डिसाइड नहीं करता तो ये डीलर एंड पे नलायकी है। मैं एक बात आपको बताऊं, इसी में से हमारी जो डीलर कम्युनिटी है, अब बहुत बड़ा नेटवर्क, हम बात अक्सर कर रहे होते हैं कि ये इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया, लेकिन माजरत के साथ कि यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ पे गाइडेंस नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डीलर्स की जो है, मेरे ख्याल से माजरत के साथ जो मैंने देखा है कि कोई भी रियल एस्टेट का ऑफिस अपनी टीम को उस तरीके से ट्रेन नहीं कर रहा होता। इनकी जिस तरह किसी भी शोबे में आप सेल्स के लोगों को देख लें, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनके इदारे करवा रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ जो रियल एस्टेट के ऑफिस हैं वो इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे होते। क्या ख्याल है आपका? नासिर भाई, अदारे तो देखें, अगर हम रियल एस्टेट बिजनेस की बात करें ना, तो बड़े थोड़े से किसी एक एरिया में शायद एक दफ्तर होता है, जो बड़ा आप एंटर होंगे तो आपको लगेगा यार वाओ व्हाट ऑफिस, बड़ा कॉर्पोरेट लुक देगा, बड़ा स्टाफ होगा, बड़े बड़े ऑफिस होंगे। यहाँ मैं आपके ऑफिस की बात करूँ, मैं जब भी आता हूँ बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपके ऑफिस को, जिस तरह आपने डेकोरम इसका रखा हुआ है, जिस तरह आपने एक अच्छा कॉर्पोरेट लुक आपका ऑफिस देता है। हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अगर हम मेरा ख्याल 95% अगर हम डिस्कस करें ना, तो वो दुकानों में ऑफिस बने हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस बने हुए हैं, 4 मरले 8 मरले में ऑफिस बने हुए हैं, और फ्रैंकली उनके इतने बजट भी नहीं होते कि वो इस तरह से ट्रेनिंग देखें। ये काम होता है एसोसिएशंस का, या अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उस डेवलपर का, कि वो इस तरीके से एक ट्रेनिंग दे, इस तरीके से एक SOP बनाए, इस तरीके से वो माहौल बताए कि आपने किस ट्रेंड पे और किस ये मैं आपको, हम 2 साल पहले की बात करते हैं, मैं और ये अक्सर हम दोस्त बैठ के बात भी कर रहे होते हैं। 2020 में मार्केट चली, 2 साल मार्केट बहुत चली। अब मुझे ये बताएं कि 2 साल पहले जो बंदा उससे 6 महीने पहले अगर आ गया, उसके जुगाड़ लग गए, उसने आया कोई टोकन बयाने धड़ाधड़ मारा मार, उसने पैसे कमा लिए, बड़े अच्छे पैसे कमा लिए। अब मार्केट स्लो है,
अब उसको नहीं पता कि उसने किस तरीके से क्लाइंट को टैकल करना है, क्योंकि वो उसने परवाह ही नहीं की। मार्केट में इतना काम का प्रेशर था, इतनी क्लाइंटेज थी, इतनी स्पीड से काम हो रहा था कि उसने क्लाइंट की परवाह ही नहीं की। तो क्या हुआ कि उसको सीखने का मौका नहीं मिला। उसको पता ही नहीं है कि मैंने डील को इनिशिएट कैसे करना है, मैंने क्लाइंट को पिच क्या चीज़ करनी है, उसका बजट क्या है, किस तरीके से उसको लेके चलना है। तो आप इसको रिकमेंड करेंगे इमरान के जो भी रियल एस्टेट के ऑफिसेज हैं वो अगर चलो पीक टाइम में तो बहुत मसरूफ़ होते हैं, बिजनेस आ रही होती है और सारे एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, जब स्लो टाइम आए रियल एस्टेट में तो उनको अपने स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए फॉर द बेटर टाइम के लिए? नहीं, ऑब्वियसली ट्रेन करना चाहिए। मैं बात और कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग आपको एक अदारे से, या जिस तरह मैं आपको मिसाल दे रहा था, ये हमने कुछ अर्सा पहले प्लान किया भी था। एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं टीपू भाई, वो ही वाज जनरल सेक्रेटरी एट दैट टाइम। तो उस वक्त हमने मिलके कुछ इस तरह का प्लान कर रहे थे कि हम कोई 5-6 हफ्तों का एक इस तरह का एक ट्रेनिंग सेशन रखा करेंगे कि जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, लेट्स सपोज हम DH लाहौर की अगर बात करें, तो जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस हैं उनमें कोई भी नया अगर बंदा आएगा तो वो वहाँ बैठ के पहले उसकी ट्रेनिंग होगी, उसको चीज़ों का बताया जाएगा कि आपने डील स्टार्ट कैसे करनी है, आपने पिच कैसे करनी है, आपका उठना बैठना कैसा होगा, ड्रेसिंग सेंस आपको थोड़ी सी, वो बहुत सारी। देखें, अभी जो हम बात कर रहे थे, अक्सर बात करते भी हैं कि ग्रेजुएट्स आना चाहिए। देखें, एक तो ये भी हमारा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा विद द पैसेज ऑफ टाइम एक एक्सपीरियंस आया, उन्होंने बहुत अपने आप को ट्रेंड अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा ट्रेंड कर लिया। अब क्या है कि वो उनको उस तरीके से चीज़ों का पता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसी क्लास आती है हमारे पास जिसको आप, वो मैट्रिक एफए होते हैं, उनको चीज़ों का नहीं पता। अब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर हम बात करें और एक बंदा मैट्रिक पास है या एफए पास है, तो वो दोनों बराबर नहीं हो सकते ना, उनका एक क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो यहाँ पे तो हर बंदे को हम वेलकम करते हैं कि यार ठीक है बेटा, आप आ जाओ। तो इसमें जो आपने बड़ी अच्छी ये बात की, इसका मतलब है जो डीलर्स, जो यंगस्टर्स आ रहे होते हैं, उनकी एक सर्टेन क्वालिफिकेशन लेवल उनके पास जरूर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए भी, अगर नहीं भी हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी ट्रेनिंग, उसका एक पैटर्न ऐसा बन जाए, पैटर्न ऐसा सेट हो जाए कि उसको चीज़ों का पता हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, कई दफ़ा लोग क्लाइंट से, और बड़ी अजीब बात है ये, हम अक्सर कहते होते हैं, जिस तरह मैं भी आपको बात बता रहा हूँ कि अगर आपने मुझे किसी डील का 2 लाख रुपए टोकन दिया तो ये मेरा हक है कि मैं उसको किस तरीके से आगे, मेरा फ़र्ज़ है बल्कि, कि मैं उसको किस तरीके से आगे यूटिलाइज़ करता हूँ। अगला बंदा ठीक है, ये मैंने जज करना है, अगला बंदा पैसे तो नहीं खा जाएगा, ये मैंने जज करना है। अगर खुदा न खास्ता कोई मिस हैप हो गया है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। अगले क्लाइंट को हम नहीं कह सकता कि जी आपके तो पैसे ही मारे गए हैं कहीं पे, ठीक है। अब लेकिन एक तो ये तरीका है ना कि मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अपने क्लाइंट को, एक ये तरीका है कि को क्लाइंट को 1-2 लाख रुपया देता है, वो टोकन खा जाते हैं लोग। उसकी वजह ये कि ट्रेनिंग ही नहीं है, चीज़ों का पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। अच्छा, उससे क्या होता है, उससे फिर एक बंदे से आप खराबी करते हैं, वो 50 बंदों को जा कहता है कि जी ये तो पूरी इंडस्ट्री उससे इफेक्ट कर रही होती है, क्या ये डीलर सारे होते ही फ्रॉडी हैं, ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उस तरीके से डील को इनिशिएट नहीं करते, उस डील को लेके नहीं चल रहे होते। वह ये भी हमारे अंदर, क्योंकि वो जो बात अभी कर रहे थे कि वो सारी खूबियां जो एक अच्छे इंसान में होती हैं वो डीलर में भी होनी चाहिए, कि आप जब डील को इनिशिएट करते हो तो बस माजरत के साथ बहुत सारे डीलर हैं, बेतहाशा अच्छे डीलर भी फ्रैंकली हैं, और जो बड़े अच्छा काम करने लोग हैं वो भी हमारी इसी। अच्छा, इसमें मैंने खुद एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उस पर भी मैं आपसे कहूँगा कि ज़रा उस पर अपने व्यूज़ दीजिएगा। मैंने देखा ये जो डीलर्स हैं ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बायर या सेलर को नहीं दे रहे होते। होता यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई प्लॉट ख़रीदना है डिफेंस में, एक मिसाल के तौर पे, तो आप अगर मेरे डीलर हैं और आप मुझे प्लॉट की कीमत और इस पर ट्रांसफ़र पे कितने एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इस पर टैक्सेशन कितनी होगी, इस पे कमीशन कितना होगा, A to Z आप मुझे पूरा हेड बाय हेड आप मुझे इन्फॉर्म करें कि जी प्लॉट की कीमत यह है और टोटल खर्चा सर आपका यह आएगा, तो आपके पॉकेट से इतना एक्सपेंस जा रहा होगा। वो जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, जो मुझे पसंद नहीं आया था, कि वो सरप्राइजेस बहुत मिल जाते हैं। क्योंकि जब मैंने प्लॉट पसंद किया, लेट सपोज, तो मुझे पता था कि हाँ जी ये प्लॉट की कीमत है और मुझे थोड़े से चंद हज़ार रुपये और देने पड़ेंगे, लेकिन वो मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती या नहीं मिली थी
कि हाँ जी आपके टैक्स आपको इतना, अगर आप फाइलर हैं तो ये टैक्स होगा, नॉन फाइलर हैं तो ये टैक्स होगा, इस पे स्टैम्प ड्यूटी इतनी होगी, इस पे एफबीआर का टैक्स ये होगा, कमीशन ये जा रही होगी, मेंबरशिप फ़ी फलाना होगा वगैरह वगैरह। तो आपका टोटल एक्सपेंस ये आ जाएगा। उससे क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो मेंटली तैयार हो जाता है कि हाँ यार प्लॉट की कीमत के साथ साथ मेरा ये खर्चा भी हो रहा होगा। तो इसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल से डीलर्स जो है कोताही करते हैं, चंद, नॉट ऑल, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते। तो इस पर क्या राय है आपकी जी? इसमें भी नासिर भाई वही बात है कि क्योंकि उनको चीज़ों को पता नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई। जब चीज़ों का आपको पता होगा तो आप प्रॉपर गाइड करेंगे ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब डे 1 से आपने टेबल पे बैठना है तो आपका प्रोडक्ट नॉलेज इतना अच्छा होना चाहिए कि अगला बंदा आपसे इंप्रेस होके जाए कि यार वाकई मैं जिस बंदे से मिल के आया हूँ ये बड़ा बड़ा ज़बरदस्त आदमी है और आई एम श्योर ये मेरी चीज़ों का अमानतदार होगा। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं पैसे दूंगा इसको, तो ये उसको पॉजिटिव तरीके से लेके चलेगा। देखिए ना, अब आपको अगर पता ही नहीं है ट्रांसफ़र एक्सपेंस क्या है तो फिर आप क्या गाइड करेंगे। कई दफ़ा क्या होता है, वैसे तो पेट सा फार्मूला है, अगर हम डीएचएस की बात करें तो बड़ा पेट सा फार्मूला है, 4-5 एक्सपेंस होते हैं, आपने वही देने होते हैं। आपने ट्रांसफ़र फीस देनी होती है, आपने विदहोल्डिंग टैक्स देना होता है, आपने इफ़ यू आर सेलर तो आपने गेन टैक्स देना होता है, फिर आपने मेंबरशिप फीस देनी होती है और साथ आपने स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। 4-5 खर्च। तो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि उसको एक एक चीज़ इन्फॉर्म करनी चाहिए, पता होना चाहिए, और पता होने के साथ उसको इन्फॉर्म भी करना चाहिए। टेक्निकली क्या होता है कि कुछ, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, कुछ इशू टेक्निकली हैं जो उनको पता होना चाहिए ना। मर्जिंग फी डीएचए में अगर 2 प्लॉट लेट्स सपोज आपने मर्ज कराने, कनाल कना के 2 प्लॉट है, दोस्तों को नहीं पता होता। इवन लोगों को ये नहीं पता होता कि फेज 7 की डीसी रेट क्या है, फेज 6 का एफबीआर वैल्यू क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो आपको पता होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते आपके जी 10 मिनट दो मैं तुम पूछ के दसना ना, यू कांट से दैट। आपके पास इतना नॉलेज आई, बल्कि नॉलेज की ये तो बेसिक चीज़ है। तो आप कह रहे हैं कि जो डीलर है अगर उसको कंप्लीट नॉलेज अवेलेबल है उसके पास, तो ये सारी चीज़ें वो शुरू में ही गाइड कर देगा। ऑब्वियसली जब आपने साथ आपने जब डील को लेके चलना है तो ये सारी चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ डील, आपने बताना है। ये अक्सर आपकी बात ठीक है। कई दफ़ा हो जाता है कि जी वो ट्रांसफ़र एक्सपेंस आपने तो बताया था ₹1,00,000, ये तो ₹2.5 लाख हो रहा है। अब इफ़ इज़ अ नॉन फाइलर तो फिर और एक्सपेंस है, इफ़ इज़ अ फाइलर तो ये सारी चीज़ें इमरान साहब, ये सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर नॉलेज अपनी फील्ड पे और उसकी कितनी ग्रिफ है उसके ऊपर, उससे सारी कवर हो सकती है। जी एग्जैक्टली। अब मैं एक और सवाल करूँगा, थोड़ा सा चुपता हुआ होगा, उससे बुरा ना मनाइएगा। ये डीलर्स की जब आप बात करते हैं तो इसमें ट्रस्ट डेफिसिट इतना क्यों आता है? लोग क्यों, आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास, किसी वकील के पास, तो एतमाद के साथ जा रहे होते हैं कि हाँ यार मैं इसको फीस दूंगा तो ये मेरा इलाज भी कर देगा। यहाँ ये ट्रस्ट डेफिसिट इतना क्यों है? डीलर को क्यों समझा जाता है कि यार नहीं ये एतबार का बंदा नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, इसमें नासिर भाई 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये बात ठीक है आपकी, अगर आप उसको थोड़ा सा, और आप तो कह रहे हैं सख्त सवाल है, आपने बड़ा पोलाइट अल्फाज में किया है। हम पैसे रख लेते हैं, लोग मार्जिन रख लेते हैं, इश्यूज आ जाते हैं ट्रांसफ़र पे, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। देखें, उसको आपने किस तरीके से टैकल करना है, उसको किस तरीके से आपने चीज़ों को मैनेज करना है, ये सारा कुछ डीलर नहीं करना होता है। अच्छा, एक तो अगर हम पढ़ी लिखी बात करें ना, तो वो अभी एज ए अगर डीलर, अगर मैं अब डीलर्स के एंड से अगर उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूं, तो वो ये है कि पूरी दुनिया में जो कमीशन परसेंटेज है ना वो ज़्यादा है। जिस तरह अभी आपने स्टार्ट में बात की ना कि हमें 1% भी क्लाइंट देने को तैयार नहीं होता। बाहर की कमीशन, या इवन प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं तो आपको 4% 5% कमीशन। आप बाहर की दुनिया चले जाएं, दुबई चले जाएं, किसी और मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे भी 3-3 4% आपकी कमीशन परसेंटेज होती है। तो यहाँ पे एक तो कमीशन परसेंटेज का बड़ा मेजर इशू है कि जब क्लाइंट आता है तो वो 1% देने पे भी अगर राज़ी नहीं है तो वो 0.5%, तो उससे क्या होता है कि उससे आपको आगे फिर नेगेटिव रास्ते आप तलाश करना शुरू कर देते हैं कि यार अगर मैं बड़ी डील कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं 10 करोड़ की डील कर रहा हूँ, तो मैं ठीक है 10-20 लाख रुपया तो मैं उसमें से कमाऊँ ना, तो फिर क्या होता है कि फिर आप नेगेटिव रास्तों पे चले जाते हैं वहाँ से। अच्छा, उसमें भी मैं आपको बताऊँ आपकी ट्रेनिंग होनी बड़ी ज़रूरी है। उसमें भी आपको चीज़ों का पता होना बड़ा ज़रूरी है कि लेट्स सपोज आपको मैंने प्लॉट दिया है जी 5 करोड़ 20 लाख रुपए का। अब 5 करोड़ 20 लाख का प्लॉट दे दिया है, पीछे से तो मैंने प्लॉट ले लिया 5 करोड़ रुपए का, अब 20 लाख रुपए का कट आ गया उसमें। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैंने चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैंने, अच्छा जी मैंने आपको कह दिया, आपने ट्रस्ट कर लिया कि जी ठीक है इट्स ओके, कल को बात खुल जाती है।
तो वो यही रिप्यूट आपकी फिर आगे जो है ना वो ट्रैवल करती है। फिर एक बंदा आगे 10 बंदों को बताता है, 10 बंदा आगे 50 बंदों को बताता है। तो ये जब आपका उसमें प्रोफेशनलिज्म होगा कि जी मैं आपको एक डील करके दे रहा हूँ, ये मेरा हक है, आपने ये परसेंटेज हमारी डिसाइड है, वो आप मुझे परसेंटेज दें, तो फिर आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज हम थोड़ा सा बोल्ड हो जाते हैं, हम थोड़ा सा ब्लंटली बात कर लेते हैं कई दफ़ा क्लाइंट्स से, तो इतना फिर आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि मैं आपसे ये कहूँ कि नासिर भाई कि जो मैं आपको अभी डील करके दे रहा हूँ या डील करवा के दे रहा हूँ, ये मैं 5 करोड़ की डील ले रहा हूँ और आप 5 करोड़ 20 लाख या मार्केट चेक कर लें, अगर आपको सूट करता है रेट तो आप मेरे साथ डील करें, सूट नहीं करता तो मेरे साथ डील ना करें आप। आई एम श्योर कारोबारी बंदा होता है वो बहुत सारी चीज़ों को कई दफ़ा, और ये हमने बड़ी दफ़ा एक्सपीरियंस किया है, ये हो जाता है ऐसे चीज़ें। मैंने एक्सपीरियंस इन अ सेंस कि आपने कई दफ़ा बयाना किया होता है मार्केट में, बयाने पे लोग ट्रेड कर रहे होते हैं चीज़ों को, क्योंकि एक इंडस्ट्री है, लोगों ने यहाँ पे काम करना है, लोगों ने बयाना करना है, लोगों ने टोकन करना है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हमारे पास इधर मार्केट में बेताश है, वो कर रहे होते हैं अपना काम। तो वो ये है कि आप फिर इतने इशू कब आता है, इशू ये आता है कि आप पैसे भी कमाना चाह रहे हैं और एट द सेम टाइम आप डर भी रहे होते हैं। फिर आप या तो आप ब्लंट काम करें, आप खुल के काम करें कि जी ये बिजनेस है, ये प्लॉट ये देखिए मैंने लिया हुआ है, ये मेरी प्राइस है, आपको सूट करता है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि आप एक डील लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, आप डीएचए से बाहर चले जाएं, डीएचए को जरा एक बड़ा स्पेसिफिक सा पैटर्न है, आप डीएचए से बाहर चले जाएं, एक बंदा कहता जी ये ज़मीन मैंने ली हुई है, मैं मुफ्त ली है, मैं जिन्हें तो ली है, मेरा रेट इतना सूट करता ले लो, नहीं सूट करता तो आप ना लें, तो ठीक है ना, उसका बड़ा बेहतरीन फार्मूला है। अच्छा, यहाँ आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप कहते हो जो बाहर के ममालिक हैं, यूएई, दुबई, गल्फ वगैरह, ये बाहर, वहाँ जो सर्विस चार्जेस हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान सर्विस चार्जेस, मैं रियल एस्टेट के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ डेफिनेटली, तो वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, बहुत ज़्यादा है और बड़े अच्छे हैं, वहाँ पे आपको शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस तरह की। तो यहाँ कम क्यों है? 1% एक जो जनरल नॉर्म मार्केट का है, यहाँ कम क्यों रखे गए हैं? या कौन डिसाइड करता है कि जी ये 1% है, ये 2% नहीं होगा, या ये 0.5% नहीं होगा? ये मार्केट डिसाइड करती है या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इसको डिसाइड कर रही होती है? नासिर भाई, हमने कई दफ़ा अथॉरिटीज़ को ये मैसेज भी दिया है जब हमारी नेगोशिएशन हो रही होती हैं रिगार्डिंग टैक्स से रिलेटेड, हम जब इन लोगों से मिलते हैं तो ये हमारी बात होती है कि जी आप टैक्स की बात करते हैं तो ये सारा जो आपको टैक्स अर्न करके दे रहा होता है वो तो एक रियल एस्टेट एजेंट ही है जो ओवरसीज़ को भी अट्रैक्ट कर रहा होता है, यहाँ लोकल इन्वेस्टर्स को भी इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो सारा कुछ कर रहा होता है। तो आप काइंडली हमारी कमीशन परसेंटेज का भी जो है ना कोई हमें को फिक्स बना के दें, इस तरह का फार्मूला कि जिसमें हो कि जी हम 2% या 3% हम चार्ज कर, और ये डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड हो। तो ये हम डीएचएस से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जी जिस तरह आप कोई इस तरह का पैटर्न सेट कर दें कि जिस तरह आप ट्रांसफ़र फ़ी लेते हैं, जिस तरह आप मेंबरशिप फ़ी लेते हैं, इस तरह का कोई पैटर्न सेट कर दें कि कमीशन स्ट्रक्चर बन जाए। हाँ, फिर उसके बाद अगर कोई 2 नंबरी करता है तो बिल्कुल उसको करें आप पनिश, लेकिन यहाँ पे कोई अथॉरिटी भी इसको ऑन करने को तैयार नहीं है। वो फिर होता ये है कि हर इंसान को लालच होता है कि अगर हम आजकल की मार्केट की बात करें तो बहुत स्लो मार्केट है, तो अगर कोई कहता है जी ठीक है मैंने आपको 2 लाख रुपया, उसका हक अगर 2 लाख बनता है 1%, तो वो कहता है आपको मैंने लाख देनी है, तो बंदा कह रहा होता है अच्छा चले। अच्छा, फिर वही बात आ जाती है कि जब वो 2 लाख की जगह लाख करता है तो वो कहता है जी ठीक है ये तो लाख दे रहा है, 2 लाख की डंडी मैं अलग से मार रहा हूँ। तो वो आप अगले बंदे को खुद भी मार्जिन दे रहे होते हैं कि ठीक है आप इस तरह की 2 नंबरी कर लो, और अगला बंदा भी को भी मौका मिल जाता है और उसको ये जवाब मिल जाता है। तो आप यहाँ कहना ये चाह रहे हो कि जो डीलर का जो ऑफिशियल राइट है, हक है उसका 1%, वो उसको ज़रूर मिलना चाहिए, और वो अगर मिलेगा और कोई उस पर ज़्यादती नहीं करेगा, ना बायर ना सेलर, तो चांसेस जो थोड़े से बहुत जो होते हैं कि वो किसी और मीन से अर्निंग कर ले, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे उस तरीके से। जी ऑब्वियसली, जब आप, मैं तो कहता हूँ 1% की बजाय 2 या 3% होनी चाहिए आपका। देखें ना सारी दुनिया के चीज़ें जो हैं वो, अब हर चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, 2-4 चीज़ें डबल हो गई हैं पिछले 6 महीने में। तो बाद एक रियल एस्टेट एजेंट की कमीशन है जो आज से 50 साल पहले भी 1% थी, आज भी 1%, और वो भी 1% तक कोई भी नहीं है। चलो ये तो अच्छी चीज़ है कि कोई चीज़ कंसिस्टेंट है जी, 1% पे लगी हुई है, ये कंसिस्टेंट है। अच्छा, ये 1% ही है। ये नहीं अभी आप जो डिस्कस कर रहे हैं, तो दूसरी आप बात कर रहे थे कि आप ये समझें कि माजरत के साथ मैं भी डीलर ही हूँ कि डीलर हमारी मखलूक ऐसी है, 4% पे भी डंडी थोड़ी बहुत उन्होंने फिर भी मार ही देनी है। तो ये है कि एक तो मैं अक्सर बात करता होता हूँ ये ऑन अ सीरियस नोट
कि सर आप सुन्नत तरीके पे चलेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। देखें, बजाय इसके कि टू ब्लेम द डीलर, मैं ये हर क्लाइंट को बात करता होता हूँ, इवन मैं आप ये समझें कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि आप 3 लोगों को अप्रोच करें ज़रूर। देखें ना, तरीक़ाकार कोई भी चीज़ ख़रीदने का ये है कि वो कहते हैं कि आप उसको नेगोशिएट भी करें और आप 2-3-4 लोगों से उसको वेरीफाई भी करें। ये डीलर का बड़ा ही एक पेट फार्मूला होता है, ओ सर तुसी किसी होर नूं दस्सिया ना ते रेट वध जाना दे, वाह इफ़ ही इज़ अ बायर, ठीक है, और इफ़ इज़ अ सेलर, ये सर तुहाडा प्लॉट ख़राब हो जाना जे तुसी किसी होर नूं दस्सिया, बस मैं तो वो ये तो खैर चलें टेक्निक्स हैं उसकी जो कि वो उसने करनी होती हैं टू अट्रैक्ट द क्लाइंट, तो ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिर भी आपको जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं ना, मैं कहता हूँ ये पूरी दुनिया का समझें कानून है कि इफ़ यू ट्रस्ट समवन, आप समझें कि वही आपको डैमेज करेगा, ठीक है। तो आप एक असेसमेंट करने के लिए आप चीज़ों को अच्छे तरीके से उसका रेट असेसमेंट हो जाए, चीज़ों को पता लग जाए आपको, उसके लिए जब आप 3 लोगों से कम से कम 3 लोगों से आप बात कर लेंगे, अगर आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, दोनों सूरतों में, तो मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक आप बच जाते हैं जो खुदा न खास्ता आपके साथ 2 नंबरी हो रही होती है। तो आप इसको इनकरेज करते हो कि अगर मैं एज अ बायर अगर मैं कुछ चीज़ लेने निकला हूँ मार्केट के अंदर रियल एस्टेट के हवाले से, तो मैं कम से कम 3 डीलर्स या 3 स्टेट एजेंट्स को मैं ज़रूर अप्रोच करूँ कि जी ये मेरा बजट है, आपको असेसमेंट हो जाएगी ना, आपको चीज़ों का पता लग जाएगा। एक बंदा आपको बता रहा है कि जी फलाने एरिया में ये रेट है, तो 3 बंदे अगर 19-20 करके देखें, ये ना तो कोई गोल्ड का रेट होता है और ना डॉलर का रेट है कि हम कहेंगे जी आज का जो रेट है ना वो 285 रुपये 86 आपने क्यों बता दिया है। देखें, वो प्रॉपर्टी अगर आपको पसंद है तो वो 255 की 260 भी ले लेंगे आपको, अगर नहीं पसंद तो वो 255 की आपको 250 भी कहेगा, शायद आप ना लें। तो एक वो 2-4 लाख ऊपर नीचे की असेसमेंट आपको इतनी को मिलनी होती है। अदरवाइज ये है कि ये नहीं हो सकता ना कि 2 करोड़ की चीज़ आपको 2.5 करोड़ में दे दे या 4 करोड़ का प्लॉट जो है वो आपका कुछ 3.5 करोड़ में बेच दे। इतना को फिर आपको असेसमेंट हो जाएगी 2-4 लाख ऊपर नीचे की, उसके बाद फिर आपको जो है ना आप ब्लेम करना छोड़ देंगे, फिर आपको थोड़ा सा मार्केट नॉर्म्स का भी पता लग जाएगा। ठीक है जी, मैंने आपको प्लॉट बेच दिया है ना, ये प्राइस मुझे पसंद है, फिर एनफ ठीक है, मुझे ये पैसे मिल जाए। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ जो डीलर्स जो हैं, क्योंकि डीलर्स की एक तो रियल एस्टेट ओनर्स हैं जो कि ऑफिस को ओन करते हैं, उनका अपना बिजनेस है, उनके साथ उन्होंने डीलर्स का एक नेटवर्क अपने एम्प्लॉइज़ को रखा होता है अपने साथ। और जो जैसा ट्रेंड है रियल एस्टेट के अंदर, ये कोई फिक्स सैलरीज पे नहीं होते, ये परसेंटेज पे होते हैं, जितनी अर्निंग कर रहे होते हैं उनका एक सर्टेन परसेंटेज उनको इनकम की सूरत में उनको चला जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये बात ठीक है आपकी। उसमें ये है कि बड़े कम लोग हैं जो सस्टेन कर जाते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी देखें, आपने मेहनत करनी होती है, लेकिन उसके बावजूद कई दफ़ा कुछ लोग होते हैं ना, उनका माइंड सेट ही नहीं होता रियल एस्टेट का, वो इसमें सेट ही नहीं हो पाते। इमरान साहब, वो तो देखें, अगर जिसका माइंडसेट नहीं तो वो तो 3-4 महीने में पता लग जाएगा कि बड़े वो आते हैं, लोग आते हैं, लेकिन वो कुछ अर्सा देखते हैं, 1-2 साल चैलेंजेस हैं हर जॉब की तरह, हर करियर की। अभी पिछले 20 साल में पता नहीं कितने हमारे दोस्त बने जो आए, 1-2 साल इन्होंने काम किया, कोई ना कोई ट्रांजेक्शन थ्रू भी होती थी, लेकिन क्या होता एट द टाइम एक लगता था उन्हें कि नहीं यार हम सर्वाइव। लेकिन मैं आपके ऑफिस में देखता हूँ और बहुत से और जिनमें मेरी जाना है या जिनको मैं जानता हूँ आप ही के रेफरेंस से, बहुत से लड़के हैं जो मैं देखता हूँ बड़े अरसे से 15-20 साल से काम कर रहे हैं, वहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। जी जी, तो उनमें और जो जल्दी चला जाता है, क्या फ़र्क है, या उनको जो रिटेन रखा हुआ है, क्या वजह है कि आप लोगों ने, क्योंकि फिक्स सैलरी यहाँ होती नहीं है और उसके अलावा कोई सच बेनिफिट होता नहीं कि मेडिकल या फलाना ढिमकाना कोई मेडिकल इस तरह का हो, तो क्या वजह है कि एक लड़का या एक एम्प्लॉई आपके साथ 12-15 साल तक से चल रहा है? उसकी क्या रीज़न है? सिर्फ एनवायरनमेंट उसको अच्छा दिया गया है या उसको रिस्पेक्ट दी गई है, या कि क्या वजह है कि वो 15 साल से काम कर रहा है आपके साथ? रिस्पेक्ट लेवल तो अल्टीमेटली वो तो ज़ाहिर है आपने हर किसी को देनी होती, जो टी बॉय है मेरा ख्याल है उसको भी उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए आपको। लेकिन जो सबसे मेन थीम है ना, वो ये है कि कोई भी दोस्त आपके ऑफिस में जो काम कर रहा होता है ना, उसको आपने काम का वॉल्यूम कैसा रखना है, उसको अपने काम कितना देना है और काम आपका ऑफिस दे भी रहा कि नहीं दे रहा, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आपने अपने स्टाफ को खुद इन्वॉल्व करके
और काम का वॉल्यूम दे रहे हैं तो ही इज़ हैप्पी विद यू कि ठीक है जी मुझे दफ्तर से काम मिला। लेट्स सपोज मेरे पास किसी रेफरेंस से, लेट्स सपोज आपके रेफरेंस से कोई दोस्त आ गया तो मैंने किसी को कहा कि यार ये इस बंदे को ये प्लॉट ले दें, ये बंदा क्लाइंट है, इसको आपने लेके देना है प्लॉट, कोई इसका बेचना है आपने, इसको आप रेंट पे लेके दे दें। तो ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ऑफिस इन्वॉल्व होके काम उनको दे रहा है तो दिल फील हैप्पी, वो कहेंगे यार ठीक है ऑफिस के एंड से हमें रिस्पांस मिल रहा है। बहुत सारे दफ्तर जो होते हैं वो खुद से ही बंदा काम कर रहा होता है, छोटे सेटअप होते हैं, इतने नेटवर्क बड़े नहीं होते, तो अल्टीमेटली वो उस तरीके से अपने जो नीचे स्टाफ होता है उसको उस तरीके से इंगेज नहीं कर पाते, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है मेरे पास ये बैठेगा तो ये काम खुद से जनरेट करेगा। ऐसे होता नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है ये बड़ी अच्छा पॉइंट आपने बताया फॉर डीलर्स के लिए, जो यंगस्टर्स हैं या जो अभी काम कर रहे हैं, कि सिर्फ उनका जो क्लाइंटेज बेस है ऑफिसेस को उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जो ऑफिसेस में कॉल्स या क्वेरीज आ रही हैं तो वो भी अकॉर्डिंगली उसी टीम के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि उनके पास ऑफिस की तरफ से भी कोई डील्स या लीड्स आ रही हैं उस तरीके से। नासिर भाई, किसी भी नए बंदे की क्लाइंटेज बेस तो नहीं होती ना, वो तो एक फ्रेश होता है, न्यू कमर होता है। जब वो किसी भी इंडस्ट्री में जाता है तो अल्टीमेटली उसको कुछ नहीं पता, वो ट्रेंड आपने करना है। वो ट्रेंड फ्रैंकली आपने भी क्या करना आता है, उसको काम ही ट्रेंड करता है। वो जितनी ज़्यादा ट्रांजिशन करता है उतनी जल्दी वो उस काम में या उस फील्ड में मैच्योर हो जाता है। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा, तो ऑफिस नहीं देना होता है उसको। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग इस ट्रेंड पे काम नहीं कर रहे हैं। वो अगर कोई इंटरव्यू के लिए डीलर जाए अपने ऑफिस में रियल एस्टेट के, तो वो सबसे पहले सवाल यही पूछते हैं कि तुम क्लाइंट कितना लेकर आओगे या बिजनेस कितना लेकर आओगे। और मेरे ख्याल से वहाँ डीलर का सवाल ओनर के साथ ही होता है कि सर आप मुझे बिजनेस कितना देंगे जो मैं बुक करूँगा। अगर ऑफिस ऑनर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो इट्स मीन एक्चुअली इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन, वो उसको फिर काम नहीं आता। अगर वो इस तरह का, ये हैं इस तरह के, आप ठीक बात कर रहे हैं, इस तरह के ऑफिस हैं, लेकिन उसको फिर काम का पता नहीं है ना। एक बंदा अगर आ रहा है आपके पास तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करें, आपके पास सोशल मीडिया पे इस तरह के पेजेस हों कि आप उसको प्रमोट करें, आप उसको एडवर्टाइज़ करें, आप उसके क्लासिफाइड्स में ऐड लगाएं। वो उसको क्लाइंट, यानी कि ये लेवरेज देनी चाहिए, ये उसको इतना उसको फैसिलिटेट करें। क्लाइंट तो इसी मार्केट से देखें। और अक्सर लोग ये कहते हैं, देखें आपकी ब्रांडिंग होती है, वो ब्रांड नेम जो होता है ना, वो लोग ज़रूर अट्रैक्ट होते हैं उससे और आपको कॉल करते हैं। लेकिन जो अक्सर लोग वर्ड यूज़ करते हैं जी फलाने दी तो बड़ी क्लाइंटेज है, एक्चुअल क्लाइंटेज कोई नहीं होती। आपको हर वक्त ही नए लोगों की, नए क्लाइंटेज की ज़रूरत रहती है। वो आपने जब आप बैठ के आप स्टैग्नेंट हो गए तो इट्स मीन के यू आर नथिंग, यू आर जीरो। तो हर वक्त जो है ना आपको इस एक्सरसाइज में लगे रहना है, नए से नए क्लाइंट, नए से नए क्लाइंट। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं बहुत सारे इसी टॉपिक से रिलेटेड, कि बहुत सारे क्लाइंट आपके पास आते हैं, वो डील ट्रांजेक्शन जब मैच्योर होती है तो उसके एंड पे वो कहता है कि यार आई एम नॉट हैप्पी विद यू। कोई ना कोई स्टूपिड चीज़, कोई ना कोई गड़बड़, कोई ना कहीं पे मिस हैंडलिंग, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि वो, तो आपकी एक बड़ी परसेंटेज आपकी अगर आपके साथ अटैच है तो इट्स मीन कि यू आर गोइंग गुड। 100% तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये कि हाँ अगर आप जो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका परमानेंट क्लाइंटेज जो है, आपका रेगुलर क्लाइंटेज, वो आपके साथ पिछले कुछ अरसे से काम कर रहा है, रेगुलर काम कर रहा है आपके साथ, तो इसका मतलब है आपका ऑफिस जो है, ये कोई भी ऑफिस अपने क्लाइंट को रिटेन और सस्टेन करने के लिए कामयाब है, वो इसका मतलब। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये होना चाहिए। देखें आपकी यही तो ब्रांडिंग है कि अब जिस तरह हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो पिछले 15-16 साल से हमारे साथ जुड़े हैं और वो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 15 साल से क्यों जुड़े हुए हैं कि उनको लग रहा होगा ऐसे कि यार दे पीपल आर प्रोफेशनल्स, ये ठीक काम कर रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। जब हमने कुछ चीज़ लेनी होती है, बेचनी होती है, जब ये आइडिया देते हैं, वो ठीक आइडिया देते हैं, कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो ये सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं, तो वो चल रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो नई दुनिया है वो तो आपको जो है एक्सप्लोर करनी है। अच्छा, मैं इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम को हम कंक्लूजन की तरफ लेके चलें, डीलर के बारे में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, डीलर किसी भी रियल एस्टेट ऑफिस का फ्रंट लाइन सोल्जर है, यस और नो? यस, इट इज़।
इट्स अ फ्रंट लाइन सोल्जर, हाँ, और he उस is पे पूरा ऑफिस डिपेंड कर रहा होता है, उसकी डीलिंग पे पूरे ऑफिस का इमेज बन रहा होता है उसके। इसको हम थोड़ा सा और वाइडर रेंज में अगर देखें ना, तो एक जो डीलर है वो आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक चेहरा होता है, बैकबोन है, वो चेहरा है। वो देखें, जब हम बात करते हैं, अगर कोई नेगेटिव रिमार्क्स दे रहा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड या वो डीलर कम्युनिटी से रिलेटेड, तो इट्स मीन कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो कोई भी एक डीलर वो जो है वो आपकी पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हमें बड़ा सोच के, हमें बड़ा समझ के जो भी काम कर रहे हैं उसको सीख के करना चाहिए, तो फिर ही अल्टीमेटली हम आगे चीज़ों को अच्छा लेके चलेंगे और फिर ही कोई हमारी तारीफ करेगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े टैलेंटेड लोग और अच्छे माइंड के लोग इसमें आ रहे हैं। बस ये है कि वो जब आके देखते हैं कि यार ये इस पैटर्न पे चल रहा है तो इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, तो वो लोग डिट्रैक हो जाते हैं। आप अपने तरीके से, आपको जो मुनासिब लग रहा है, जो सही लग रहा है, थोड़े कमा लें, अच्छे तरीके से कमाएं और एक लॉन्ग इनिंग खेलें, बजाय इसके कि आप आजकल तो T20 के बाद T10 भी आ गया है, तो बजाय इसके कि T10 खेलने के आप टेस्ट मैच में जाएं। ये मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि टेस्ट मैच खेल रहे हैं आप और आप सिंगल डबल लगे हुए हैं, तो दरमियान में एक आध फुल टॉस जरूर मिलती है जिसमें आप छक्का मार लेते हैं, तो यही आपकी अचीवमेंट। अगर आप ये कहेंगे कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये हो जाता है और वो हो जाता है, कंसिस्टेंट रहने से ही आप चीज़ों को इम्प्रूव भी करते हैं और आपका कैरियर बनता है। अगर आप इस तरह के बड़े लोग हमने 20 साल में देखे हैं जो आए हैं और 2-4 साल में बड़ी बढ़के मारी हैं और वो बाद में पता चल गया जी ये फ्रॉड, वो फ्रॉड, ये वो, तो वो शॉर्ट टर्म इस तरह की जो दिहाड़ियाँ होती हैं ना, वो आपके काम नहीं आती। वही आपके काम आना होता है, क्लाइंट आपका एसेट होता है और उस एसेट को ही आप कंटिन्यू करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बचा। लास्टली मैं एक आपसे ये सवाल पूछूंगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ डीलर। जैसे मैंने कहा, ये जो कंसल्टेंट रियल एस्टेट्स के हैं, इनकी वही इम्पोर्टेंस है जैसे एक मेडिकल कंसल्टेंट है मेरी, या किसी की भी तबीयत ख़राब हो या कोई बीमारी हो तो वो एक कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट के पास जाता है उसको दिखाने, या किसी को कानूनी या लीगल कोई राय देनी हो तो वो एक कंसल्टेंट, लीगल एडवाइज़र या लीगल कंसल्टेंट के पास जाता है। इसी तरह अगर किसी को रियल एस्टेट में कोई अच्छी एडवाइस या कंसल्टेशन चाहिए तो वो डीलर के पास जाएगा। ऑब्वियसली ये आपका बिल्कुल उतना ही इम्पोर्टेंट आदमी है जितना आपका डॉक्टर है, जितना आपका लॉयर है। आपका एक रियल एस्टेट एजेंट जो भी है वो भी उतना इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये होती है कि आपका कैश फ्लो का मसला होता है, आपकी अमाउंट होती है। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि एक बंदे के पास अगर पैसे हैं तो उसने पता नहीं वो पैसे सारी उम्र की कमाई है उसकी, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट किया है ये इमरान साहब, है कि आपने उसको किस तरीके से गाइड करना है। ये क्योंकि मोस्टली जो लोग चीज़ें खरीदने आ रहे होते हैं वो उनकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसको सही जगह इन्वेस्ट करके उसको उनसे दुआएं भी लें और डेफिनेटली अपने सर्विस चार्जेस भी लें। बिल्कुल। अगेन इख्तितामी कलमात आप ही कहिए जनाब। थैंक यू वेरी मच जी नासिर भाई, थैंक यू मच। दोस्तों आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। फ्यूचर में भी हम रियल एस्टेट से रिलेटेड बड़ी बेहतरीन वीडियोज़ बनाएंगे और आपने इमरान फैज़ चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स।